ठीक यहां पर लिखा हुआ जो शब्द है ना, ये शब्द बहुत खास है, क्योंकि देश में 2 वैक्सीन जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई करने जा रही है और 16 तारीख यानी अब से ठीक 2 दिन के बाद में जो वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, ये बहुत ही क्रांतिकारी होगा। और इसलिए यहां पर हमने एक नाम दिया है कि वैक्सीन भी भारत से ये कह रही है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्योंकि ये स्वागत है सेहत का, ये स्वागत है स्वास्थ्य का, ये स्वागत है जिंदगी का, ये स्वागत है कोरोना के खिलाफ लड़ाई का। वो लड़ाई जिसमें भारत विश्व विजेता बनने जा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन की होगी विजय और भारत की है जय जय। और भारत में सिर्फ 133 करोड़ की आबादी ही टकटकी लगा करके इस वैक्सीन का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि कई और देश हैं जो भारत के ऊपर निर्भर हैं। 7 समंदर पार भी किस तरह से भारत का डंका बजा है, ये तो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन कोरोना की शीशी का राज क्या है, 4 घंटे का चक्कर क्या है, डोज लगने से पहले और डोज लगने के बाद आपको क्या एहतियात बरतनी है, 2 डोज के बीच में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है। देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहां पर वैक्सीन की डोज अभी तक पहुंच गई है, कहां पर कोवैक्सीन की डोज पहुंची और कहां पर कोविशील्ड की, ये भी आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे। 4 बड़ी तस्वीरों से करते हैं शुरुआत, और जहां पर वैक्सीन ये कह रही है स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्योंकि कोरोना भारत से हारने जा रहा है। वैक्सीन फैक्ट्री से निकली है, शहर शहर डिलीवरी होनी है। डिलीवरी के लिए ऑपरेशनल सिस्टम क्या बनाया गया है, मैकेनिज्म क्या तैयार किया गया है, आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और भारत में जो टीकाकरण है, कहा यह जा रहा है कि भारत का होगा टीकाकरण और दुनिया करेगी अनुसरण, क्योंकि शुभ घड़ी आई है, कोरोना की विदाई है। कोरोना की ऐसी विदाई जिसमें भारत के खिलाफ एक शील्ड तैयार होगी। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज, कोविशील्ड ने तय कर दी है वैक्सीन की कीमत। आम आदमी के लिए 1000 रुपए की एक डोज, खुले बाजार में 1000 रुपए डोज होगी कीमत। सिर्फ सरकार के लिए 200 रुपए का रेट लगाया गया है। 2 मिनट की आप रिपोर्ट देखें, भारत की कैसे जय जय हो रही है, आप समझ जाएंगे। यहाँ पहुंचा है और ये 3 मंजिला इमारत है जिसके अंदर वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। कोरोना का टीका प्लेन से कहां पहुंचा। मंगल बेला आई, पहुंच रही है हर जिले में दवाई। वैक्सीन वैन है, इन्हीं वैक्सीन वैन पर जो है ये कोल्ड चेन वैन रहती हैं, इन्हीं में इन वैक्सीन्स को आगे जो है इनको अपने फर्दर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा। पहुंच रही है वैक्सीन, कोरोना को हराना है अब मुमकिन। दुनिया भर में मेड इन इंडिया टीके का डंका, कोरोना का टीका प्लेन से कहां पहुंचा। कोरोना के खिलाफ फाइनल जंग की तैयारी, स्वदेशी वैक्सीन से हारेगी विदेशी बीमारी। वैक्सीन बनकर है तैयार, बस 16 जनवरी का इंतजार। 16 जनवरी 2021 एक बड़ी राहत की खबर लेके आ रहा है। ये जो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीनेशन है, ये अब भारतवासियों को मिलने वाले हैं। वैक्सीन विजय, भारत की जय जय। अब पूरे भारत की क्या तैयारी है, एक एक शहर जहां तक सप्लाई पहुंच गई है। सबसे पहले तो आप टीवी स्क्रीन पर ये देखें तस्वीरों के जरिए कोवैक्सीन की सप्लाई कहां तक पहुंची है और कोविशील्ड की सप्लाई कहां तक पहुंची है। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, अहमदाबाद से लेकर के हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पटना, बेंगलुरु, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यूपी की राजधानी लखनऊ, चंडीगढ़, हरियाणा और एमपी की राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप चारों तरफ आप देख पा रहे हैं। और इसलिए इन तस्वीरों के साथ हम एक ही बात कह रहे हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, यह हिंदुस्तान कह रहा है। अभी इस स्क्रीन पर रहें आप, जितनी भी तस्वीरें आपको नजर आ रही है ना, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, इसके लिए 1 साल का इंतजार किया गया है। लेकिन हां, आपके लिए जानना यह जरूरी है कि आखिरकार सरकारी गाइडलाइन वैक्सीनेशन की क्या है, वैक्सीनेशन ऑफिसर आपके लिए क्या क्या करने वाला है, वैक्सीनेशन ऑफिसर को मॉनिटरिंग किस तरह से करनी है। अगर एक बार एक वैक्सीन की शीशी खुल जाती है तो कितने लोगों को उसके जरिए वैक्सीनेट किया जाएगा। क्या एक शीशी से एक इंसान को वैक्सीनेट किया जाएगा या एक शीशी से 10 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, यह हम आपको जानकारी देंगे।
पहला डोज लगने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो फिर क्या किया जाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या चल रहा है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर भी मेरे साथ में जुड़ेंगे और इसके अलावा देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स का पैनल भी होगा। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखें कि कैसे कार्गो प्लेन के जरिए और बाकी प्लेन्स के जरिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के नक्शे को तुरंत ही हमें स्क्रीन पर उतारना चाहिए, जहां पर हम ये दिखा रहे हैं आपको कि कहां पर कल से लेकर आज तक वैक्सीन की 2 खेप अलग अलग पहुंची है। आप देखें, इसे पूरी तरह से ओपन कर दें। अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, विजयवाड़ा, पटना, बेंगलुरु, शिलोंग, भुवनेश्वर, लखनऊ, चंडीगढ़, हरियाणा, करनाल, मुंबई, गोवा, जयपुर, जम्मू और भोपाल। अब इसे पूरी स्क्रीन पर आप उतार सकते हैं, पूरी स्क्रीन पर फुल फ्रेम उतार दें आप, ये ग्राफिक्स। अब आप देखें, नीचे से लोअर टिकर आप गिरा दें, कहां पर कोविशील्ड की खेप पहुंची है, यह अभी देश देख रहा है। दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, शिलोंग, कोलकाता, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, हैदराबाद, बेंगलुरु, हर जगह बहुत तेजी के साथ में खेप पहुंचाई गई है। कोवैक्सीन की खेप, कोविशील्ड की एक खेप अभी तक पहुंची है, लेकिन कोवैक्सीन की खेप कहां तक पहुंची है आपके लिए आपको हम आगे दिखाएंगे कि क्या दिल्ली से लेकर के और बाकी रूट मैप कोवैक्सीन का क्या है। अभी तो आप कोविशील्ड यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। अब आप ये देखें कि आखिरकार ये 4 घंटे का चक्कर, शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना वैक्सीन को लेकर के, ये 4 घंटे का चक्कर क्या है, इंफोग्राफिक में हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। क्या है ना, जो चाहे वो कोवैक्सीन है या फिर कोविशील्ड, हर शीशी पर वैक्सीन का नाम लिखा होगा, वैक्सीन लगने वाले टीके का नाम पता होगा जिसे भी लगेगा। हर वायल का मतलब होता है शीशी, इसमें वैक्सीन के 10 डोज होंगे, यानी एक शीशी खुलेगी, 10 अलग अलग डोज होंगे, 10 अलग अलग लोगों को दिए जाएंगे। शीशी खोलने के बाद 4 घंटे के भीतर उन्हें उसे इस्तेमाल कर लेना है, ये सरकारी गाइडलाइन है। जो जगह है जहां पर वैक्सीनेशन को अंजाम दिया जाएगा, यानी साइट पर वैक्सीन वायल मॉनिटर्स, जिन्हें वीवीएम का नाम दिया गया है, ये वीवीएम नहीं है। सरकार ने ओपन वायल पॉलिसी भी खत्म कर दी है और इसीलिए शीशी खुलने के बाद लंबे समय तक स्टोर नहीं होगी, 4 घंटे के अंदर उस शीशी के डोज का इस्तेमाल कर लेना है और वायल खोलने की तारीख और वक्त पूरी तरह मॉनिटर होगा। इसका एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा, इसका एक चार्ट तैयार किया जाएगा और वायल यानी कि शीशी खोलने के बाद 4 घंटे के बाद उसे नष्ट करना ही करना होगा। वैक्सीन कैरियर्स का टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाएगा। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अलग तरीके के इंतजाम साइट पर किए गए हैं, वेयरहाउस पर किए गए हैं, जहां जहां से भी होकर के वैक्सीन गुजरेगी किस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करना है, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन अब आप आगे ये जाने, जो 2 डोज जिंदगी की है, इसके बारे में अहम जानकारियां जो आपके लिए जरूरी हैं। 2 डोज की सारी जानकारी, वैक्सीन के 2 डोज के बीच 28 दिन का अंतर होगा। सेकेंड डोज के 14 दिन के बाद असर दिखना शुरू होगा। हर किसी को वैक्सीन लेने के बाद भी सतर्क रहना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी जरूरी है, आपको लापरवाह नहीं होना है। वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध वैक्सीन ही लगवानी होगी, यानी बाहर से लेकर के अगर आप आते हैं या ये दावा करते हैं कि बाहर से लेकर के आए हैं, वो वैक्सीनेशन नहीं होगा। 2 वैक्सीन में से किसी एक के सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी वैक्सीनेशन सेंटर पर जब भी आप जाएंगे, जिसे भी वैक्सीनेट किया जाएगा उसके पास में यह विकल्प नहीं होगा कि मैं कोविशील्ड लगवा सकता हूं या फिर कोवैक्सीन लगा सकता हूं। अब वैक्सीनेशन को लेकर के कई सवाल जवाब हैं जो आपके लिए जानने बेहद जरूरी हैं। एक एक करके आप देखें, बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझाया है। पूरे देश में आखिरकार टीका कोरोना के खिलाफ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी वितरण के लिए क्या इंतजाम है। जवाब यह है, डोज 60 अलग अलग पॉइंट पर भेजे जाएंगे। पुणे की कंपनी कूल-एक्स वैक्सीन पहुंचाने के, यानी वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी पुणे की कंपनी कूल-एक्स ने उठाई है। वैक्सीन लगनी कब से शुरू होगी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन लगाई जाएगी। अब अगला कौन सी वैक्सीन अभी और भी आने वाली हैं आगे, इसका जवाब यह है 4 और वैक्सीन प्रोसेस में है। ज़ाइकोव डी और स्पुतनिक 5 का अगला नंबर है। कितने लोगों का वैक्सीनेशन होगा, 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद 27 करोड़ हाई रिस्क जोन वाले लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। कोविशील्ड कितनी प्रभावी है, 2 डोज लेने पर ही वैक्सीन का शेड्यूल पूरा होगा। सेकेंड डोज देने के बाद 2 हफ्ते तक एंटीबॉडी बनेगी और हाफ डोज दिया तो एफिकेसी 90%, 1 महीने के बाद फुल डोज में एफिकेसी 62% रहेगी। अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और पैनल को ओपन कर दें आप। जितने भी गेस्ट पैनल हमारे साथ में हैं उन्हें एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। मेरे साथ में हैं डॉक्टर
संदीप मिश्रा हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं मेरे साथ में, एमडी हैं आप नाइट क्लिनिक के। डॉक्टर बीएस विवेक हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर विवेक गुप्ता मेरे साथ में जुड़ेंगे, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल के भी। लेकिन पहले पुलकित नागर के पास में चलते हैं, दिल्ली से लाइव। पुलकित, कोवैक्सीन कोविशील्ड की खेप दिल्ली में किस तरह से पहुंची है? वैक्सीनेशन की राष्ट्रीय राजधानी में क्या तैयारी की गई है? हेल्थ सेंटर्स की तैयारियां क्या हैं? गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? राशिद, वैक्सीन के स्वागत में आपने एक साथ कई सवाल पूछ लिए हैं, एक एक करके सबका जवाब दे देता हूं। पहली ये कि 2 लाख करीब 84,000 डोज दिल्ली में अब तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की मिलाकर पहुंच गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 20,000 डोज अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली में पहुंची है। इसके अलावा 2,64,000 कोविशील्ड की डोज कल शाम तक दिल्ली पहुंच गई थी। तो टोटल मिलाकर 2,84,000 की डोज अभी दिल्ली के पास है। 16 तारीख को जब इसकी शुरुआत होगी तो रणनीति ये बनाई गई है कि 89 हॉस्पिटल्स के जरिए 89 हॉस्पिटल्स की लिस्ट तैयार की गई है, जिनके जरिए हेल्थ वर्कर्स को ये देना शुरू की जाएगी। 2,25,000 हेल्थ वर्कर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली सरकार ये मानकर चल रही है कि करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स होंगे जिन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। तीसरी बात ये कि जो टोटल आंकड़न निकला गया है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी संख्या करीब 9 लाख के आसपास है। इन 9 लाख की संख्या पूरी करने के बाद आम लोगों का नंबर आएगा जो वैक्सीन लगवा पाएंगे, जिनमें बुजुर्ग होंगे। जी ठीक है पुलकित नागर, हमें जानकारी देते हुए अब डॉक्टर संदीप से मेरा पहला सवाल होगा। डॉक्टर संदीप, वैक्सीनेशन को लेकर के जो सरकारी गाइडलाइन है, इसमें 4 घंटे का जो चक्कर है, जो ये कहा गया है कि 4 घंटे के अंदर अगर एक शीशी खुल जाती है तो इसे इस्तेमाल कर लेना बहुत जरूरी है। आपको लगता नहीं कि सबसे पहले इसी सिलसिले में बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है? डॉक्टर संदीप, डॉक्टर संदीप के पास में आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास में चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, वैक्सीनेशन को लेकर के जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, इस प्रोटोकॉल को किस तरह से वैक्सीनेशन साइट पर फॉलो करना है और बाकी जगह पर जहां पर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इंतजाम किए गए हैं, वहां के प्रोटोकॉल के बारे में सबसे पहले हमें बताएं। चलिए, डॉक्टर कौशल कांत के बाद भी आवाज नहीं जा पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर चलना चाहिए। वसंत पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जो भी ऑडियो इंजीनियर है, ठीक करने की कोशिश करें। डॉक्टर जितनी जल्दी हमारे साथ में कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर्स की कनेक्टिविटी बहुत जल्दी होनी चाहिए। 15 मिनट का प्रोग्राम हो गया है। वसंत पांडे के पास में चलते हैं। वसंत पांडे, जयपुर में वैक्सीन की कितनी डोज पहुंच चुकी है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है, उसके लिए इंतजाम क्या किए गए हैं? चलिए, वसंत पांडे तक भी आवाज नहीं जा पा रही। इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलिए। जो भी ऑडियो इंजीनियर है, ठीक करें। जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, अगर डॉक्टर भी पैच नहीं हो रहे, अगर रिपोर्टर भी पैच नहीं हो रहे, तो कोशिश ये कीजिए कि इंफोग्राफिक स्टूडियो मुझे लेकर के चलें, जहां पर हम ये देखेंगे कि आखिरकार वैक्सीन की कीमत क्या है। वैक्सीन की कीमत को लेकर के भी कई सवाल आपके जहन में यकीनन आ रहे होंगे। एक एक करके आपको दिखाते हैं। वैक्सीन की एक डोज की कीमत, कोवैक्सीन 206 रुपए एक डोज की कीमत है, काफी सस्ती है। फाइजर बायोएनटेक 1,431 रुपए, मॉडर्ना की वैक्सीन 2,348 से 2,715 रुपए, सिनोफार्म 5,650 रुपए, सिनवैक बायोटेक की जो वैक्सीन है 1,027 रुपए और कोविशील्ड की वैक्सीन जो है वो 200 रुपए एक डोज है। और कोवैक्सीन, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, 206 रुपए एक डोज की कीमत है। अब अलग अलग वैक्सीन की खासियत भी आप जान लें। कोविशील्ड की खासियत सबसे पहले आप जान लें। कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल्स के बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। वॉलंटियर्स को पहले कोविशील्ड का हाफ डोज दिया गया और उसके बाद पूरा डोज दिया गया। किसी भी वॉलंटियर को हेल्थ से जुड़ी गंभीर समस्या देखने को नहीं मिली। जब हाफ डोज दिया गया तो एफिकेसी 90% मिली। 1 महीने के बाद फुल डोज दिया गया। जब कोविशील्ड के दोनों फुल डोज दिए गए तो एफिकेसी 62% रही। हाफ और फुल डोज दोनों तरह की डोज में औसत एफिकेसी 70% रही है। ऐसा दावा है कि कोविशील्ड बाकी वैक्सीन के मुकाबले सस्ती भी है और इफेक्टिव भी है। अगला इंफोग्राफिक, कोवैक्सीन की खासियत क्या है।
कोवैक्सीन के फेज 2 ट्रायल्स के नतीजे 23 दिसंबर को सामने आए थे। कोवैक्सीन ट्रायल्स 380 सेहतमंद बच्चों और वयस्कों पर किए गए। 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम के 2 फॉर्मूले तय किए गए। 2 ग्रुप्स बनाए गए जिन्हें 2 डोज 4 हफ्तों के अंदर लगाए गए। फेज 2 ट्रायल्स में कोवैक्सीन ने हाई लेवल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। कोवैक्सीन का दावा है एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहती है। एंटीबॉडी यानी शरीर में मौजूद प्रोटीन जो वायरस के हमले को बेअसर कर देता है। फेज 3 के लिए देश भर में सबसे ज्यादा 23,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होना है। क्या मेरे साथ में डॉक्टर्स के पास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर। भारत बायोटेक कोवैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली समेत 11 शहरों में पहली खेप भेजी गई है। हैदराबाद से 3 बॉक्स में कोवैक्सीन पहुंची है। 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण शुरू कराया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि हैदराबाद से 3 बॉक्स में कोवैक्सीन पहुंच गई है। कोरोना के खिलाफ भारत के अच्छे दिन, भारत बायोटेक कोवैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता वसंत पांडे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वसंत, जयपुर में वैक्सीन की कितनी डोज पहुंच गई है? वैक्सीनेशन की तैयारियां क्या की गई हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि आज हैदराबाद से सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर 20,000 डोज पहुंची, यानी कि 3 बॉक्सों में 20,000 डोज पहुंची है, जो सीधे एयरपोर्ट से सीएमएचओ उनको ले जाया गया है। हालांकि जो राज्य सरकार है उनकी ओर से मांग की गई थी केंद्र सरकार से कि अंतिम केंद्र तक जो है डोज पहुंच सके। इसको लेकर 3 दिन पहले डोज जो बॉक्स है उनको पहुंचाने की अपील की गई थी। और आज जिस तरह जो वैक्सीन पहुंची है जयपुर एयरपोर्ट, तो एक खुशी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ जो है वैक्सीन का स्वागत भी किया गया था। हालांकि तैयारियों की अगर बात करें, क्योंकि 2 बार ड्राई रन हो चुका है, 2 की पूर्ण तरीके से सफल रहा, इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे और चिकित्सा विभाग की ओर से एक टीमें गठित कर दी गई है जो वैक्सीन लगाएंगी। हालांकि 16 तारीख को वैक्सीन लगेगी, लेकिन इसके लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। यहां से जो वैक्सीन है वो अलग अलग जिलों में जाएगी। हालांकि 16 जनवरी को वैक्सीन लग रही है, इसको लेकर पूरी तैयारियां सीएमएचओ के नेतृत्व में कर ली गई है। आज जिस तरह 1000 डोज पहुंचे हैं, वो 1000 डोज 20,000 लोगों में लगाए जाएंगे। 3 बॉक्स पहुंचे थे सुबह 11 बजे हैदराबाद से। एयर एशिया की जो फ्लाइट थी 151576 से जो है 9 बजे हैदराबाद से रवाना हुई थी और 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची थी, जहां चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद थे और एक गर्मजोशी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ इसका स्वागत किया गया था और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इसे सीएमएचओ ले जाया गया था, क्योंकि सीएमएचओ में कह सकते हैं वहां पे कोल्ड स्टोरेज मशीन रखी गई है, उनको यहां रखा जाएगा और 16 तारीख को लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर इन वैक्सीन को रखा जाएगा। पहली खेप आई है 3 बॉक्स में और माना यह जा रहा है शाम तक जो 6,03,500 जो वैक्सीन है वो शाम तक यहां पहुंच सकती है कोविशील्ड की, क्योंकि अभी जो कोवैक्सीन आई है वो भारत बायोटेक की ओर से आई है जो 20,000 लोगों में लगेगी। माना यह जा रहा है संपर्क शाम तक जो है 6 लाख से अधिक वैक्सीन जो है जयपुर आ सकती है। जी अब वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में एक बार जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद वसंत पांडे के पास में हम जाएंगे और डॉक्टर संदीप मिश्रा से भी हमारा सवाल होगा। इंफोग्राफिक स्टूडियो एक बार फिर आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर आप समझ पाएंगे स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है और बाकी 7 अलग अलग स्टेप के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। कैसे वैक्सीन पहुंचनी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। सबसे पहले तो आप ये जानें, स्टेप 1 यानी प्रोड्यूसर, यानी चाहे वो भारत बायोटेक है या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके पास से ये वैक्सीन निकल चुकी है। अगला बहुत तेजी के साथ बदलते रहें, करनाल, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह पर वैक्सीन को पहुंचना है। 37 अलग अलग स्टोर बनाए गए हैं, ये स्टेप 3 है। हर एक शहर या हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के आसपास 37 स्टोर हैं। 29,000 सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे देश में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक। उसके बाद स्टेप 5 में पहुंचनी है ये वैक्सीन। अगले स्टेप में जब आप आते हैं तो पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीनेशन कराना है, दिया जाएगा और 7वें स्टेज में कोविन ऐप से पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। डॉक्टर संदीप मिश्रा के पास में चलते हैं। डॉक्टर संदीप मिश्रा, मैंने अभी तक जितनी भी जानकारी दी है ये इसके बारे में ये बताएं कि ये कितनी एक्यूरेसी को लेकर के हमारी क्या तैयारी है, दोनों ही वैक्सीन को लेकर हमारी क्या तैयारियां हैं, और हाँ, हर कोई ये जानना चाहता है कि पहले डोज से लेकर के सेकंड डोज तक किस तरह की एहतियात बरतनी है और क्यों ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में जो एहतियात है वो बहुत जरूरी है, वरना अगर कोरोना का अटैक हुआ तो ये आप पर असर डाल सकता है। डॉक्टर संदीप। एक चीज तो जो आपने बताई कि वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है, दोनों बहुत
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये एक सौगात है पूरे देश को कि दोनों वैक्सीन इंडिजिनस है, मतलब देश में ही बन रही हैं। एक बन रही है पूना में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, दूसरी भारत बायोटेक की हैदराबाद में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका कोल्ड स्टोरेज, जो कोल्ड चेन को मेंटेन करना है 2 to 8 डिग्री के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो किसी स्टेज पे नहीं ब्रेक होना चाहिए जब तक कि वो लग नहीं जाती है किसी पेशेंट, जैसे किसी इंसान को, तब तक वो कोल्ड स्टोरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो आपने बताया कि एक बार लग जाए, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको सबको ध्यान रखना है कि 2 डोजेज हैं ये, और एक डोज जो है लगने के 28 डेज के बाद में दूसरी डोज लगनी है। तो एक डोज इनफ नहीं है, ये बात तो सबको समझनी चाहिए। जब तक दोनों डोज नहीं लेंगे प्रोटेक्शन नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं एक डोज लग गया प्रोटेक्ट हो गए हम, और वो जो है एहतियात नहीं बरतते, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि मैं ये कहूँगा दूसरी डोज लगने के भी करीब 14 दिन के बाद तक पीक इम्यूनिटी आती है, तो तब तक आपको पूरा एहतियात बरतते रहना है। ठीक है, ठीक है। यानी आपका कहना यह है कि हमें एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है, लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना है। नेग्लिजेंस की वजह से ही ज्यादातर संक्रमण फैल जाता है और यह संक्रमण आगे और भी खतरनाक हो जाता है। और हां, जैसा कि हमने बताया आपको शुरुआत से ही हम ये बात कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के आप इसे ये जरूर इंश्योर कर सकते हैं सरकारी गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है। अगर एक बार शीशी ओपन हो जा रही है तो फिर 4 घंटे के बाद उसका नष्ट होना जरूरी होता है और आपको बताया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा और आपसे यह कहा जाएगा कि आप देख सकते हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं कि ये शीशी ओपन हो गई है और इसका एक डोज आपको दिया जा रहा है। और इसके अलावा आप वहां जाकर के, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के आप हर एक चीज खुद ही देख सकते हैं। इस तरह की तैयारी की गई है। वैक्सीन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। 16 जनवरी को मोदी लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान। कोविन के आधिकारिक ऐप की लॉन्चिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कोविन ऐप के जरिए चूंकि ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी और कोविन ऐप 16 जनवरी को ही लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे, इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब आप ये देखें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खेप कहां कहां तक पहुंच गई है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पटना, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, लखनऊ, चंडीगढ़, हरियाणा और भोपाल। डॉक्टर कौन से डॉक्टर मेरे साथ में हैं? एक बार डॉक्टर विवेक गुप्ता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, वैक्सीनेशन से पहले किन चीजों का ख्याल रखना है? शुरुआती जिन लोगों को वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है, जब टीकाकरण के लिए जाएंगे उससे पहले किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, हमें यह बताएं। थैंक यू वेरी मच। ये आपका जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत एक नंबर 1 वैक्सीन का देश माना जाएगा, क्योंकि हमारी आबादी भी ज्यादा है और हमारे पास क्षमता भी बहुत ज्यादा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले से ही वैक्सीन भारत में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सावधानी के बारे में आपका बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले बता दूं कि 2 बातें हैं जो डिसीजन मेकिंग होंगी। जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन अवेलेबल है हमारे यहाँ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, उसमें पेशेंट या किसी डॉक्टर को चूज करना मुश्किल होगा, लेकिन अभी केवल कोविशील्ड अवेलेबल है। दैट इज अ गुड थिंग। सावधानी बनने कोई जरूरत नहीं, इसमें फास्टिंग रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैक्सीन कैन बी गिवन टू एनीबडी विदाउट एनीथिंग, बट ऑफ कोर्स जो उसकी दवाइयां चल रही हैं वो रेगुलर दवाई खाएं। जैसे कोई पेशेंट डायबिटीज का है तो डायबिटीज ऐसा ना हो कि वो फास्टिंग कर ले, डायबिटीज शुगर बढ़ जाए और फिर हम लोग कोविड उसको बाद हम दोष दें कि वैक्सीन की वजह से है। देयर इज एब्सोल्युटली नो। हाँ, लगाने के बाद जरूर हमको थोड़ा सा मेहनत करनी है कि वॉचफुल रहना है। कोई यहाँ पे लोकल साइट पे या तो सूजन आ सकती है या किसी को हल्का सा बुखार आ सकता है या किसी बहुत ही रेयर केस में सीरियस एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। उसकी चिंता करने की बात नहीं है। उसको रुकना पड़ेगा आधा घंटा से 2 घंटा, वहां पे रुक जाए जहां पे लगा था, क्योंकि वहां मेडिकल केयर फैसिलिटी है। देखिए वैक्सीन हम लोग में थोड़ा सा हाइप कुछ ज्यादा है। नॉर्मली क्या है, इतनी वैक्सीन हम लोग लगाते हैं, अपनी क्लिनिक में लगाते हैं, हॉस्पिटल में लगाते हैं। वी आर नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ प्रिकॉशन बिकॉज कोविड-19 की डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन आई है। लेकिन जो अपनी ये एडिनोवेक्टर वैक्सीन है, चिंपांजी की जो से एडिनोवेक्टर निकाला गया है, थोड़ी हंसी भी आती है, चिंपांजी के फीसिस से निकाला गया, बड़ा इस पे व्हाट्सएप पे आ रहा है, लेकिन दैट इज नथिंग। इट्स अ वायरस व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम चिंपांजी। उसके ऊपर हमने एम स्पाइक प्रोटीन लगा दी, उसके बाद वैक्सीन बना दी। अब इसमें
जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जैसे मैंने लगाई, आई टुक इट लास्ट वीक, ओनली 2 weeks बैक, आई हैड नो रीजन टू की टेंशन करूं या कुछ करूं या सोचूं। हमने वाइफ से कहा वैक्सीन लगा दी। इसी तरह से ये भी वैक्सीन ऐसी हो जाएगी। एक लेट अस हैव वन ट्रायल ऑफ 16 जनवरी 20, 1-2 हफ्ते बाद तो सब कुछ शांत हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। तो आपने कहा पहले से कुछ हमको हिदायत रखनी है, वो कुछ नहीं करना। यू हैव टू मेंटली पीस, दैट्स ऑल। यू हैव टू मेंटली एट पीस, यू शुड टेक योर रेगुलर मेडिसिन। हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी खानी है, डायबिटीज की मेडिसिन भी खानी है, कोई फास्टिंग नहीं करना है। उसके बाद जरूर रुकना पड़ेगा आपको, थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे वॉच करिए। लेकिन जानते हैं आप ये कह रहे हैं कि वन शुड बी मेंटली एट पीस, यानी मानसिक शांति रखनी बहुत जरूरी है। मानसिक तौर पर अशांत हम वहां पर हो जाते हैं जब कोरोना के साथ बर्ड फ्लू की भी खबरें आने लगती हैं। और बर्ड फ्लू की ये जो दस्तक है, पहले तो 3 राज्यों तक रही, 5 तक पहुंची, 7 तक पहुंची, 10 से ज्यादा राज्य भी प्रभावित हो गए हैं। एक तरफ तो वैक्सीन आने वाली है, भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले देश पर बर्ड फ्लू की कितनी मार है, एक 2 मिनट की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वापस से लौटेंगे। शहर शहर फैलने लगा बर्ड फ्लू। पीलीभीत यूपी, उल्लुओं की मौत। देश भर में पक्षियों की मौत। देवरिया यूपी, कौवों की मौत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 4 उल्लुओं की तो देवरिया में 20 कौवों की रहस्यमयी मौत। और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, मुंबई समेत देश के 10 राज्यों से पक्षियों की मौत की खबरों ने देश में दहशत का माहौल बना दिया है। दहशत का आलम यह है कि दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर नगर निगम की इमरजेंसी बैठक हुई। राजधानी में सभी पार्क, चिकन मार्केट और रेस्टोरेंट पर निगरानी के लिए टीम बनाई गई। एहतियातन हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। 4 उल्लू रात को मर गए, वो सुबह को देखे गए लोगों ने, तो उन्होंने जंगल वालों को बुलवाया। जंगल वालों को बुलवाने के बाद देखने के बाद डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने देखा, उसे देखने के बाद उसे के लिए ले गए डॉक्टर के लिए। राहत की बात यह है कि अब तक कोई इंसान बर्ड फ्लू का शिकार नहीं हुआ है, लेकिन कारोबार काफी हद तक प्रभावित हुआ है। यहाँ पे सुकरोली नहर रोड जो डकई के पास बारी है, यहाँ पे आए तो देखे हैं जो बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पे पक्षियों की लमसम लगभग 20 पक्षियों की मौत हुई है, जो ये सूचित करता है कि यहाँ पे बर्ड फ्लू आ गया। पिछले 2-3 दिनों में दिल्ली में 50 से 60% तक अंडे का कारोबार गिर गया है। लोगों ने बर्ड फ्लू के दहशत में अंडा खाना कम कर दिया है, जिससे अंडे की बिक्री काफी घट गई है और मांग में कमी के चलते अंडों के रेट भी गिर गए, जिससे थोक विक्रेता काफी परेशान है। बर्ड फ्लू का असर मुंबई के कारोबार पर भी दिखने लगा है। वहां भी अंडे और चिकन का कारोबार प्रभावित हुआ है। हमारे हाई लेवल की मीटिंग थी, जिसमें सभी हमारे हेल्थ के लोग और हमारे गार्डन कमेटी के लोगों को मैंने बुलाया था। कुछ नियम हमने बनाए हैं। एक निगरानी कमेटी हम बना रहे हैं जो पार्कों के अंदर निगरानी रखेगी। जो हमारे उत्तरी दिल्ली नगर के अंतर्गत आने वाले जितने पार्क है, उसमें कोई भी पक्षी अगर मरा हुआ पाया जाता है तो हमारे को जानकारी देनी पड़ेगी और उसको सही समय पे हम लैब में भेजेंगे। कुछ ऐसा ही दर्द केरल के कोट्टायम में व्यापारियों का है। हालात काबू करने की कोशिशें हर स्तर पर चल रही हैं। राज्यों की सरकारों से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक सतर्क है और इस कोशिश में है कि बीमारी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अभी तक आपने ये देखा था कि टीकाकरण की हमारी क्या तैयारी है, लेकिन अब इसके साथ में बर्ड फ्लू ने किस तरह से दस्तक दी है। डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास एक बार हम चलते हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, टीकाकरण की वजह से मैं एक तरफ तो खुश हूं, लेकिन वहीं पर मेरे माथे पर शिकन आ जाता है जैसे ही बर्ड फ्लू के दस्तक की बात, दस्तक नहीं बल्कि अब तो ये कहना चाहिए कि बर्ड फ्लू का बहुत ज्यादा फैलाव हो गया है। हालांकि अभी तक इंसान में इन्फेक्शन की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन एक बात ये बताएं वैज्ञानिक तरीके से, अगर म्यूटेशन वायरस में हो गया, बर्ड फ्लू वायरस का अगर म्यूटेशन हो गया तो ये कितना खतरनाक हो जाएगा, किन हालातों में इंसान में भी इन्फेक्शन आ जाता है, और अगर कोरोना के साथ बर्ड फ्लू इन्फेक्शन आ गया तो खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत ही मैंने बहुत इस बारे में बर्ड फ्लू, देखिए मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, ये H5N1 वायरस है। H1N1 स्वाइन फ्लू के बारे में सबको पता है क्योंकि 3-4-5 साल से इसकी वैक्सीन भी हम लोग लगवा रहे हैं और काफी लोगों की डेथ हुई थी। ये H5N1 जो फैमिली है दैट इज मच मोर डेंजरस बिकॉज
जो हमारे पास, जैसे कि अभी तक तो केवल पक्षी और हम ये जो हो रहे हैं वही स्पेसीज हो रहे हैं, इंसानों में आने के बाद इसकी जो स्टडी है इसकी 50% है, यानी कि 100 में से 60 लोग मरीज को हम लोग नहीं बचा पाएंगे। इस खतरे को देखते हुए कहते हैं वंस बिटेन ट्वाइस शाई, दूध का चला छाया फूक फूक। कोरोना के 1.5 साल से परेशान है, 1.25 साल से। तो हमको ये कहना है कि अभी ह्यूमन में इन्फेक्शन अभी आया नहीं है, लेकिन पिछले सालों में 2004 और 2007 में ह्यूमंस इन्फेक्ट हुए हैं, स्पेशली ईस्ट अफ्रीका में, चाइना में, वियतनाम में, उस तरह की बेल्ट में। इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। मैं ये सरकार से कहना चाहूंगा कि अभी भी हम लोग हेजिटेट कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म्स को बंद करने में। लोगों ने खाना बंद कर दिया, स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट। अगर 1 महीने के लिए हम लोग थोड़ा सा एहतियात कर ले। इकोनॉमिस्ट, हमने एक बार बैठे हुआ था तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं इकोनॉमी चली जाएगी। अरे इकोनॉमी थोड़े दिन के लिए हम लोग, वी हैव लॉट अदर वेज टू डेवलप इकोनॉमी, लेकिन हमें पोल्ट्री फार्म से बचना है। इतने कौवे, इतने पक्षियों की मौत हो रही है, ह्यूमन में जो लोग हैंडल कर रहे हैं। अब सब लोग देखिए, अभी आप देख रहे हैं इस टीवी स्क्रीन पे ये आदमी ग्लव्स पहने हुए हैं। कई जगह ऐसे हैं हर आदमी को ग्लव्स अवेलेबल नहीं है। अगर ये ह्यूमन में आ सकता है तो डायरेक्टली चिकन से आ जाएगा, जो पक्षियों को मरे हुए पक्षी उठा रहे हैं उनसे आ जाएगा। और अगर म्यूटेशन हो गया, जैसे आपने कहा, आप म्यूटेशन हो गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन म्यूटेशन बहुत आसानी से हो जाता है। वायरस अपना म्यूटेट कर लेता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो गया, इट विल बी वेरी बिग चैलेंज फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी टू फेस दिस, बिकॉज इसकी वैक्सीन अवेलेबल है लेकिन टाइम लगेगा। डॉक्टर गुप्ता रुकिए, आप डॉक्टर BS विवेक के पास भी चलते हैं। डॉक्टर BS विवेक, कई लोगों का सवाल यह भी है कि अगर फर्स्ट डोज से लेकर के सेकेंड डोज के बीच में अगर एंटीबॉडीज डेवलप होनी शुरू होगी तो क्या हमारे शरीर में किसी भी तरह के परिवर्तन के बारे में हमें भी पता चलेगा? क्योंकि शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है हमें पता चलता है, कोई तकलीफ होती है हमें पता चलता है, तकलीफ के बाद अगर क्योर हो जाते हैं ये भी हमें पता चलता है, अगर कोई छोटी सी सर्जरी होती है, कोई माइनर सर्जरी या मेजर सर्जरी होती है, इसके बाद की रिकवरी के बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक इसी तरह से एंटीबॉडीज के डेवलप होने पर शरीर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, मैं वैक्सीनेशन पर वापस फोकस कर रहा हूं। क्लिनिकल कोई तरीका नहीं है जानने का। वी आर नॉट गोइंग टू अवेयर। हमें ये नहीं पता चल सकता कि हमारे अंदर जो भी एंटीबॉडीज बन रही हैं उससे हमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम या कोई ऐसी चीज पता नहीं चलेगी। ये तो समय के साथ हमें ये उजागर होगा कि हमारे एंटीबॉडीज इफेक्टिवली बने हमारे अंदर। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कुछ उसकी वजह से एंटीजन के बाद जो एंटीबॉडीज बनने लगेंगे वो हमें महसूस होने लगेगा, वो संभव। उसके लिए हमें समय अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट करेगा। ठीक है डॉक्टर BS विवेक, आपकी आवाज हालांकि ठीक तरीके से हमें आ नहीं रही है, लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास एक बार फिर से जाते हुए, डॉक्टर विवेक गुप्ता, बहुत से लोगों का यह कहना है कि एंटीबॉडीज डेवलप होने के बाद अगर बैलेंस नहीं रहता तो ये जेनेटिक चेंजेस भी कर देते, इनके जरिए भी हो जाता है। इनके जरिए कई बार ऐसे सिंड्रोम की तरफ शरीर चला जाता है जहां पर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा शरीर की हाई हो जाती है, यानी शरीर में एक बैलेंस होना चाहिए। लो इम्यूनिटी तो भी खतरा, हाई इम्यूनिटी तो भी खतरा। मेरे एक जानकार हैं जिनका यह कहना था, एक सिंड्रोम होता है आप्लास सिंड्रोम। आप्लास सिंड्रोम की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है अगर इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप हो जाए। और ऐसा कोई टीका जो इम्यूनिटी आपकी मजबूत करने वाला हो, क्या आपके शरीर में जेनेटिक कोई चेंजेस करता है? अगर करता है तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है? ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है और बहुत ही रेयर है ये। दिस इज वेरी रेयर। वी हैव बीन यूजिंग मेडिसिन वैक्सीन फॉर सो मेनी डिजीजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग पोलियो, डिप्थीरिया, मीजल्स, मम्स, MMR। देखिए, एंटीबॉडीज बनना एक नॉर्मल फेनोमेना है जो बनेगा। बॉडी को इसका पता भी नहीं लगता, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, इसको पता भी नहीं लगेगा। जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं उनकी जब एंटीबॉडी हम लोग चेक करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन IgG एंटीबॉडीज, हम देखते हैं कि किसी का 50 से 70 है, किसी का 120 है। AU पर ml होता है इसका मापदंड। जो आप सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली रेयर। उन केसेस में पॉसिबल है जिनमें बहुत ही इम्यूनिटी डेफिशिएंट लोग रहे होंगे पहले से। I don't think there is any reason to worry about that syndrome. It is extremely rare. पेशेंट को फर्स्ट डोज और सेकंड डोज जो 28 बाद लगनी है उसके बीच में बिल्कुल नॉर्मल रहना है, उसकी चिंता नहीं करनी है, बस डेट याद रखनी है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड डोज के बारे में है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की,
उसमें 2 हुए, एक में हाफ डोज दी गई और फिर सेकंड डोज वाज फुल डोज, और फुल डोज दी गई और दूसरी भी फुल डोज दी गई। जो हाफ डोज वाली दी गई है उसके बाद उन पेशेंट्स में 95% और 94% केसेस ठीक है, उसके अंदर 60% और 70%। ऐसा क्यों हो, इसका बताना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जो हमने हाफ डोज दी है उसमें कुछ हाफ डोज बेटर, देखिए अभी तक फुल डोज की है, लेकिन इसलिए आप कहते हैं इम्यूनिटी रिएक्शन बॉडी के अंदर कैसे डॉक्टर विवेक गुप्ता, ऑडियो में आपके भी बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है। मैं आगे कोशिश ये करूंगा कि अगले शो में आपके साथ में हम दोबारा जुड़ें। हालांकि डॉक्टर कौशल कांत भी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन टेक्निकल स्नैक की वजह से कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई। डॉक्टर बीएस विवेक, डॉक्टर विवेक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वसंत पांडे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन वैक्सीन को लेकर के A to Z जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज